नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 255 तक हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आपके सामने प्रश्न नंबर 256। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 256 कह रहा है कि पौधों में एब्सिसिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है। द चीफ फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज, पहला ऑप्शन है आपका कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना, प्रमोट सेल डिवीजन। ऑप्शन बी टू हिंडर ग्रोथ, वृद्धि में बाधक बनना। ऑप्शन सी टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम, तने को की वृद्धि को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सेल, कोशिकाओं की लंबाई बढ़ने के लिए। और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो एब्सिसिक एसिड क्या है? एक ये जो है ना पौधों का हार्मोन है। हम लोगों ने इसके हार्मोन के बारे में चर्चा की थी। तो एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है, जैसे अब आपका गिबरेलिन होता है, ऑक्सिन होता है, थाइलिन है, साइटोकिनिन है, फ्लोरिजन है। ठीक है, उसी प्रकार से एब्सिसिक एसिड भी एक प्लांट हार्मोन है। अब अलग अलग हार्मोन का अलग अलग काम होता है। एब्सिसिक एसिड का पूछा है, तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? तने की वृद्धि को बाधक बनता है। ऑप्शन बी, हिंडर करता है ग्रोथ को। ठीक है। और सेल डिवीज़न का काम कौन करेगा? सेल डिवीज़न का काम होता है साइटोकिनिन हार्मोन से। ठीक है। तने की वृद्धि को कौन बढ़ावा देगा? तो तने जो लंबाई हो गई या चौड़ाई हो गई, ये दो तरह के हार्मोन है, ऑक्सिन और गिबरेलिन। ये दोनों ही जो है पेड़ की लंबाई और उसकी चौड़ाई दोनों में मदद करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो एब्सिसिक एसिड है ना, ये एक काम और करता है। जो सीड जर्मिनेशन है, मतलब सीड का जो उगना जो है, एम्ब्रियो से सीड फूटता है ना, उसे ही मदद करता है कौन? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इसको ऑप्शन को याद रखेंगे कि एब्सिसिक एसिड का क्या काम है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 257 आपके सामने। प्रश्न आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड मसल सेल। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका केंद्रीय तंत्र से मांसपेशियों की कोशिकाओं की ओर आवेगों को संचारित करती है? ऑप्शन है आपके सेंसरी नर्व्स, ऑप्शन बी मोटर नर्व्स, ऑप्शन सी रिले नर्व्स, ऑप्शन डी कार्नियल नर्व्स। हिंदी में देख लेते हैं। ए संवेदी तंत्रिकाएं, बी मोटर तंत्रिकाएं, सी रिले तंत्रिकाएं, डी कपाल तंत्रिकाएं, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए पूछ क्या रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जो मस्तिष्क से आपकी मांसपेशियों में जो सिग्नल भेजा जा रहा है वो किसकी मदद से है ना, तो ये पूछ रहा है। अब क्रेनियल नर्व कहाँ होती है? क्रेनियल नर्व होती है, क्रेनियल का मतलब हो गया कपाल, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो भेजती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो डी तो होगा नहीं। ठीक है। रिले न्यूरॉन क्या करते हैं? जो रिले तंत्रिकाएं हैं, इनका मेन काम है सेंसरी मतलब संवेदी और मोटर तंत्रिकाओं के बीच में कम्युनिकेशन रखना। ठीक है, कम्युनिकेशन बनाना। ये क्या काम करता है? रिले तंत्रिकाएं। रिले समझते हैं ना कि रिले होता है एक जगह से दूसरी जगह संबंध स्थापित करने को कहते हैं रिले, रिले फंक्शन। तो बी भी नहीं, सी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए सेंसरी नर्व संवेदी तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका क्या है कि किसी चीज़ को छूने से जो मान लीजिए गर्म चमचा छू लिया या कहीं बहुत ठंडी चीज़ छू ली, तो आप किसे हाथ से छूओगे? हाथ आपकी सेंसरी नर्व्स या संवेदी तंत्रिकाएं हो गई जो चीज़ों को छू रही हैं। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि कहाँ पर एक्शन हो रहा है। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा बी मोटर तंत्रिकाएं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 258 आपके सामने। प्रश्न पूछ रहा है प्लाज्मोडियम में प्रजनन के दौरान कई कोशिकाओं में विभाजित करने के लिए एक कोशिका की क्षमता को क्या कहा जाता है? ठीक है, प्लाज्मोडियम का पूछ रहा है कि देखिए कई कोशिकाओं में विभाजित, तो यहीं से उत्तर मिल गया। कई कोशिकाओं में विभाजन क्या होगा? एकाधिक विखंडन। ठीक है, बाइनरी का मतलब दो हुआ ना, और विभाजित हो रहा है तो
नवोदित होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 259 आपके सामने ही पूछ रहा है कि पुरुषों में सभी गुणसूत्रों को एक को छोड़कर बाकी सब जोड़ा बना लेते हैं। निम्नलिखित में से इन अप्रकाशित गुणसूत्रों का पता लगाएं। इंग्लिश में देख लेते हैं। इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन। फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग द अनपेयर्ड क्रोमोसोम। पहले तो आप हमें एक कमेंट करके जल्दी से बताइए कि जो पुरुष होता है उसमें कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं। मैं जोड़ों की बात नहीं, कुल पूछ रहा हूँ। तो टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। तो कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 का जोड़ा होता है। ठीक है, अब 23 के जोड़ों में 22 जोड़ ऐसे होते हैं, 22 जो एक जैसे हैं। मतलब एक ऐसा है तो दूसरा भी ऐसा ही होगा, ये दोनों मिलकर जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? जो अलग अलग हैं। तो कौन सा 23वां जोड़ा जो है, 23वां जो जोड़ा है वो एक जैसा नहीं होता। क्या होता है? एक्स और वाई। ये पुरुषों में पाए जाते हैं। महिलाओं में वही ये एक्स और एक्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं। तो केवल पुरुषों में ही भिन्न होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन कौन कौन से सही बैठेंगे? ग और घा, दो ज़्यादा सही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 68 बीपीएससी प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ बैच शुरू हो गए हैं और 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस क्लासेस 3 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। प्रश्न नंबर 260 आपके सामने देखिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है? ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस बाई। किसी जीव में एक विशेषता किससे प्रभावित होती है? केवल मात्र डीएनए से, केवल पैतृक डीएनए से, मात्र और पैतृक दोनों डीएनए से, डी ना तो पैतृक द्वारा ना ही मातृक द्वारा, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए प्रश्न बड़ा सामान्य है, सरल प्रकार का है। भाई एक जीव है जिसमें माता और पिता दोनों के डीएनए शामिल हो रहे हैं, तभी तो जीव बनेगा, है ना। तो केवल से तो होगा नहीं, जब दोनों के शामिल हो रहे हैं भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सही लग रहा है और यही इसका उत्तर हो जाएगा। भाई माता और पिता के डीएनए आएंगे तभी तो बच्चा जो पैदा होगा उसमें दोनों डीएनए मिलेंगे। ठीक है, हाँ क्रोमोसोम दोनों से आते हैं ना, आधे माता से आधे पिता से। प्रश्न नंबर 261 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का विकास आमतौर पर किसके कारण होता है? एज पर द एवोल्यूशनरी थ्योरी द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू स्पीसीज इज जनरली ड्यू टू। पहला ऑप्शन है आपका प्रकृति द्वारा अचानक सृजन। क्या हो सकता है ऐसा? विकासवादी सिद्धांत के अनुसार नई प्रजाति बन रही है तो अचानक तो कुछ भी नहीं होता प्रकृति में। बीज भी लगाएंगे तो 2 दिन से 3 दिन लग जाएंगे जमने में, तो प्रकृति नई कैसे बन सकती है? तो पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। देखिए प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा होने से इसका ये मतलब नहीं कि प्रश्न कठिन है। आप एक बार धैर्यपूर्वक सवाल को पढ़ेंगे, कई सारे उत्तर आप ऑड वन आउट की तरह ही अलग कर देंगे और असली आंसर आपको उसमें समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न को ऐसे ही हल करेंगे कि जो है कौन सा गलत है तो बचा हुआ वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम में भी आप ऐसे करेंगे तो आपके कई सवाल बन जाएंगे। चलिए ऑप्शन बी क्या कह रहा है? कई पीढ़ियों में भिन्नताओं का संचय, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ओवर सेवरल जनरेशन। बताइए, डार्विन का सिद्धांत आपने पढ़ा है? डार्विन का सिद्धांत है वो यही कहता है, ऑप्शन बी, और वही कह रहा है कि भाई अलग अलग पीढ़ियों में जो जो भिन्नताएं थी उनका संचय हुआ और जो जो नई पीढ़ी आगे थी बनी वो पहले वाले अपने पुरखे से इतनी अलग हो गई कि वो नई प्रजाति कहलाने लगी। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जो कुत्ता है वो किससे बना है? भेड़िया, लोमड़ी और कुत्ता, ये तीनों एक ही पूर्वज के अलग अलग अंग हैं। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है?
अलैंगिक प्रजनन के द्वारा गठित क्लोन। तो क्लोन का जो हिसाब किताब है वो प्रकृति द्वारा नहीं होता, अप्राकृतिक होता है ना। क्लोनिंग हमने पढ़ी है, तो ये वैसे गलत हो गया। क्लोन तो प्राकृतिक हो ही नहीं सकता, सी नहीं होगा। ऑप्शन डी, व्यक्तियों का एक निवास स्थान से दूसरे निवास स्थान पर संचलन। अच्छा आप बताइए, मान लीजिए आप पटना में रह रहे हैं और पटना से उठ के आप दिल्ली चले जाएं, तो क्या आपकी प्रजाति बदल जाएगी? नहीं ना। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ऑप्शन का। अब अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसी से देख लीजिए, डार्विन के सिद्धांत। चलिए एक बार को मान लेते नहीं आता है, तो तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, बचा खा, यही होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 261 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 263 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवों में विकास शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो दिए गए ऑप्शन में से पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, विकास को सबसे अच्छा कौन वर्णन कर रहा है इनमें से, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, संचय के कारण द्रव्यमान में वृद्धि। एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है आंतरिक रूप से कोशिका विभाजन के कारण द्रव्यमान में वृद्धि और प्रतिकृति के कारण संख्या में वृद्धि विकास की दोहरी विशेषता है। ऑप्शन सी कह रहा है सभी जीवित जीव अपने पूरे जीवन में बढ़ते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है विकास ये निर्धारित करने के लिए पर्याप्त विशेषता है कि कोई जीव जीवित है या निर्जीव। तो बताइए, देखिए संचय के कारण द्रव्यमान में वृद्धि ये जीवित जीवों में नहीं होता। समझते हैं कैसे? देखिए संचय हो रहा है, तो संचय तो पहाड़ के ऊपर भी बर्फ बढ़ जाने से उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, तो क्या उसको जीवित मान लेंगे? कोई रेत का टीला है, उस पर रेत जम गई आकर, उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो गई, तो क्या उसको जीवित मान लेंगे? नहीं ना। तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, आंतरिक रूप से कोशिका विभाजन के कारण द्रव्यमान में वृद्धि। देखिए कोशिका विभाजन है, अब कोशिका विभाजन निर्जीवों में नहीं होगा, कोशिका ही नहीं होती। और प्रतिकृति के कारण संख्या में वृद्धि विकास की दोहरी विशेषता है। ये बात इसकी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है सभी जीवित जीव अपने पूरे जीवन में बढ़ते हैं। तो बताइए ऐसा है क्या? सभी जीवित जीव की बात हो रही है? तो ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो हम लोगों की लंबाई तो पता नहीं कहाँ जाती, पेड़ वेड़ के ऊपर तो निकल ही जाती कम से कम। तो ऐसा तो होता नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा सी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, विकास से निर्धारित करने के लिए पर्याप्त विशेषता है कि कोई जीव जीवित है या निर्जीव। अब बताइए, तो ऐसा है नहीं। देखिए अगर ये सीधा सीधा है, अगर कोई ये कहते कि केवल यही है, केवल यही पर्याप्त है, तो ऐसा ऑप्शन जो सामान्यतः गलत होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की तकनीक है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। अगर कोई साइंस में कहे कि 100% यही चीज़ है, तो भाई साइंस बगैर अपवादों के नहीं होती, ये मान लेना। वो ऑप्शन सरेआम गलत कह रहा है, तो डी इसलिए नहीं होगा। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो हम लोगों ने पहले चुना था। हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन 264 आपके सामने। प्रश्न कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आउटकम्स इन वेरिएशन ऑफ द प्रोजेनी फ्रॉम द पेरेंट्स, व्हाट आर द अप्रोप्रिएट रीजंस। माता पिता में संतान की भिन्नता में यौन प्रजनन जो है, इसके उचित कारण क्या है इस परिणाम के? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि चूंकि यौन प्रजनन में केवल एक ही माता पिता का जीन शामिल होता है, तो संतान में विभिन्न लक्षणों का उत्पाद करने के लिए संशोधनों से गुजरता है। सिंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड ओनली जीन फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विच अंडरगोज मॉडिफिकेशन टू प्रोड्यूस डिफरेंट ट्रेट्स इन द प्रोजेनी। तो बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या यौन प्रजनन में माता और पिता दोनों की जीन होते हैं, और यहाँ ये क्या कह रहा है, एक के। एक तो सरेआम गलत हो गया पहला। दूसरा क्या कह रहा है, यौन प्रजनन में माता पिता दोनों से जीव शामिल होता है जो माता पिता से भिन्न लक्षणों को
उत्पादन करने के लिए संशोधन से गुजरना पड़ता है। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ये समय में भिन्नता के कारण है। देखिए समय से बदलने से ना जो प्रजनन की प्रक्रिया है उसमें भिन्नता नहीं आती। डीएनए और जीन हो गया, वो समय के साथ अनुसार बदलता नहीं है। ठीक है, तो सी तो नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, माता पिता संतान के लक्षणों को तय करने और तदनुसार उन्हें डिज़ाइन करते हैं। पेरेंट्स सेट द ट्रेट्स ऑफ प्रोजेनी एंड डिज़ाइन देम अकॉर्डिंगली। तो बताइए, देखिए जो प्रश्न आपसे पूछा है ना, ऑप्शन डी ठीक है, परंतु प्रश्न के हिसाब से केवल ऑप्शन बी सही होगा। यौन प्रजनन की बात हो रही है, उसके परिणाम का क्या उचित कारण है वो जानना चाह रहा है, तो उसके लिए ऑप्शन बी सही होगा। ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़े से टिपिकल हैं आज के क्वेश्चन, पर कठिन नहीं है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, सही रहेगा। बीपीएससी 67 और 68 के कोर्स के लिए मेंस टेस्ट सीरीज़ हमारे यहाँ 2 अक्टूबर से जीएस के लिए शुरू हो गई है, और ऑप्शनल जो टेस्ट सीरीज़ है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलोसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए, और इसमें 20 टेस्ट जो है विद डिस्कशन कराए जाएंगे। आप अधिक जानकारी के लिए जो दिया हुआ नंबर है इस पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 265 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को क्या कहा जाता है। पहला एनाबॉलिज्म, ऑप्शन बी मेटाबॉलिज्म या चयाचाप, ऑप्शन सी एम्फीबॉलिज्म, ऑप्शन डी कह रहा है अपच के रूप में जाना जाता है। बताइए। ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए हमारे शरीर में जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है ना उसको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म या चयापचय। ठीक है, और यही मेटाबॉलिज्म या चयापचय के दो जो है अलग अलग हम फ्रेगमेंट करते हैं। एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म और एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ए और बी ये मेटाबॉलिज्म के अंडर आते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल हैं, मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन का एक कोई मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन भी लगा लीजिए, इनका कोई मॉलिक्यूल है, ये क्या होगा एनाबॉलिज्म में शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, C12H22O11 में। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, जो है ना, माफ़ कीजिएगा, एनाबॉलिज्म। और यहीं अगर शुगर जो है टूट के छोटे छोटे कंपाउंड में टूट रहा है तो इस तरह के क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा कैटाबॉलिज्म। और ये दोनों ही प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म के अंदर आएंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 266 आपके सामने। प्रश्न पूछ रहा है कि सन इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स एट इज प्रोवाइड, सूर्य पौधों के लिए आवश्यक क्यों है, ये क्या प्रदान करता है। तो देखिए अब इसका जो है क्या ऑप्शन हो जाएगा, क्या ये पानी है, सूर्य से पानी तो मिलेगा नहीं ना, पानी बादलों से मिलता है। मुख्यतः सूरज जो है पेड़ों को क्या प्रदान करता है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर होगा ऊर्जा। ठीक है, आपको पता होगा ये जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है उसी से पेड़ अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 266 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है 267 कि बडिंग इज ऑब्जर्व्ड इन नवोदित इनमें से किस में देखा जाता है। क्या ये प्लेनेरिया में है, क्या ये अमीबा में है, क्या ये खमीर में या ईस्ट में है, क्या ये पैरामीशियम में है, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए हमें ये बात पता है कि प्लेनेरिया में क्या होता है, मल्टीपल फिजन या फिर एकाधिक विखंडन। अमीबा में होता है बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। ठीक है, पैरामीशियम में क्या होता है, ये भी फिशन की वजह से होता है, इसमें भी विखंडन होता है। ठीक है, अब आप बताइए क्या बचा, खमीर या ईस्ट, ये क्या है, ये एक तरह की फंगी या फफूंद है। ठीक है,
इसमें नवोदित या बडिंग होती है। बडिंग एक ना, जल्दी जल्दी बोल बताने के चक्कर में बड़ा फंबल हो रहा है। तो बडिंग जो है हाइड्रा में भी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, जो खमीर है और हाइड्रा है, इन दोनों में ही नवोदित या बडिंग होती है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न बहुत मज़ेदार है, इसको देखते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पॉरीफेरा के बारे में अनुचित है। तो हमने पॉरीफेरा को देखा था कि पॉरीफेरा क्या है, बताइए। पॉरीफेरा एक जीव है, उसके बारे में ये इसने कुछ कहा है, और कहा है कि इसमें से कौन सा गलत है उसके बारे में वो आप बताइए कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि पॉरीफेरा नाम स्पंज की सतह पर मौजूद छिद्रों से आता है। बताइए क्या ये सही है। ऑप्शन बी कह रहा है अ हार्ड एंड प्रोटेक्टिव स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन सपोर्ट्स द बॉडी। स्पॉन्जिन से बना एक कठोर और सुरक्षात्मक कंकाल शरीर को समर्थन करता है। ऑप्शन सी कह रहा है भ्रूण का विकास एक मध्यवर्ती लार्वा चरण के माध्यम से होता है। ऑप्शन डी पॉरीफेरा में पाचन तंत्र अधूरा है। तो पॉरीफेरा के लिए ना ऑप्शन ए, बी, सी, ये तीनों ही सही है। और ये जो कह रहा है कि पॉरीफेरा में पाचन तंत्र अधूरा है, तो हम आपको बता दें कि पॉरीफेरा में पाचन तंत्र अधूरा नहीं है, पाचन तंत्र है ही नहीं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। आप पॉरीफेरा को ऐसे समझिए जैसे घरों में स्पॉन्ज होती है, या जो सोफे के गद्दे में स्पॉन्ज होती है, उस तरह का एक जीव है जो पानी के अंदर रहता है, और इसके ऊपर जो है ना एक कंकाल रहता है किसका, स्पॉन्जिन का, जो इसकी रक्षा करता है। ठीक है, तो देखिए रहिएगा, ये पॉरीफेरा में एक आपका ना कोरल भी आते हैं पॉरीफेरा में। ठीक है, उसका उदाहरण है पॉरीफेरा का। तो ठीक है, इसका आपने देख लिया कि ऑप्शन डी गलत है, और गलत ही आपसे पूछा है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। बाकी तीन को ऐसे फैक्ट एक बार देख लीजिएगा, है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 269 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। एक जीवित जीव में प्रकाश उत्पन्न करने के गुण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बायोल्यूमिनेसेंस, ऑप्शन बी फॉस्फोरेसेंस, ऑप्शन सी बायोफॉस्फोरेंस, ऑप्शन डी साइटोल्यूमिनेसेंस, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब बताइए क्या होगा। देखिए जो ये प्रश्न है, इसको ऐसे समझिए, आपने जुगनू देखा होगा। ठीक है, जुगनू में क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। इसको देख लीजिए, बायो मतलब जीव, ल्यूमिनेसेंस होता है प्रकाश। ठीक है, तो बायोल्यूमिनेसेंस का पूरा मतलब हो गया आपका ऐसा जीव जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। फॉस्फोरेंस जो है ना, ये प्रक्रिया हम लोग रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं। जो वाइट फॉस्फोरस होता है, उसको आप सूरज की रोशनी में रख दीजिए, उसके बाद थोड़ी देर अंधेरे में रखिए, चमकने लगता है। आप लोग देखते होंगे घड़ियाँ जो आती हैं जिंक सल्फाइड की, उसमें भी ये फॉस्फोरेंस की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम लोग आगे बढ़ेंगे। 60th बीपीएससी के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज जीएस के लिए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई है, और इसमें पूरे 41 टेस्ट डिस्कशन के साथ जो है कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 270 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइकॉट स्टेम के बारे में अनुचित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपर अबाउट डाइकॉट स्टेम। तो डाइकॉट हम लोगों ने देखा था, डाइकॉट क्या, डाइकॉट हो गया कि कई बार हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं, फिर देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह समझने के लिए, एक ऐसा बीज जिसका विखंडन किया जाए तो 2 बराबर हिस्सों में वो हर बार टूटे, जैसे मटर का दाना।
ठीक है। अब उसी के बारे में पूछ रहा है कि डाइकॉट स्टेम के बारे में बताइए कि जाइलम और फ्लोएम संवहनी बंडल हैं जो है जो एक अंगूठी की तरह व्यवस्थित किए जाते हैं, व्यवस्थित रहते हैं इसमें। तो बताइए। अब देखिए जो डाइकॉट्स होते हैं ये किसके भीतर आते हैं, ये एंजियोस्पर्म के भीतर आते हैं। ठीक है, आपको इसमें गलत बताना है और ये बात तो सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो एपिडर्मिस के ठीक नीचे मौजूद होता है। एपिडर्मिस हो गया ऊपरी जो छाल होती है, उसके नीचे कह रहा है हाइपोडर्मिस होता है। अब बताइए है कि नहीं, ये बात सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, संवहनी बंडल खुले प्रकार के होते हैं। द वास्कुलर बंडल आर ऑफ ओपन टाइप, ये भी बात सही है। देखिए ये सब फैक्ट हैं, इसको एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऑप्शन डी कह रहा है पित्त संवहनी बंडलों से बना होता है, पित्त इज मेड ऑफ वास्कुलर बंडल, तो ये बात सही नहीं है। जो है ना इसका पित्त जो होता है ये पेरेन्काइमा का बना होता है, ना कि संवहनी बंडलों का। संवहनी बंडलों का क्या काम है, पानी और खाने को ले जाना। ठीक है, तो यही गलत है और गलत ही पूछा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 271 आपके सामने। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि जो पेड़ों में जो द्वितीय वृद्धि के क्या कारण होते हैं। पहला, क्या कैम्बियम का बढ़ना। ऑप्शन बी, पेरेन्काइमा। ऑप्शन सी, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक, या डी, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। पेरेन्काइमा का क्या काम होता है, पेरेन्काइमा का काम होता है क्या, पेरेन्काइमा बढ़ने में तो मदद करता नहीं। दो प्रकार के टिश्यू हम लोगों ने देखे थे, एक मेरिस्टेमेटिक होता है, एक परमानेंट होता है। और पेरेन्काइमा जो है ये मेरिस्टेमेटिक तो है नहीं, मेरिस्टेमेटिक का काम होता है बढ़ना, तो बी तो पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक। इंटर कैलरी क्या होता है, इंटर कैलरी होता है, देखिए सबसे पहले आता है एपिकल, इसकी बात करते हैं। जो भी पेड़ होता है उसके आगे की जो नया तना, जो कोपलें होती हैं या जड़ों का आगे का हिस्सा होता है, उसमें होते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक। तो ये बढ़ने का काम करता है। और आगे का जो नई कोपल निकलती है किसी पत्ती की या जड़, तो वो क्या करती है, वो लंबाई में बढ़ाती है। और ये बात कर रहा है द्वितीय वृद्धि की। द्वितीय वृद्धि होती है जो पेड़ की मोटाई को बढ़ाए। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम तो नहीं होगा, ये तो लंबाई की बात करता है। इंटर कैलरी क्या होता है, इंटर कैलरी होता है जब ये एपिकल जो है आगे का हिस्सा, जो आपके ऐसे जीव जो पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स जिनको कहा जाता है, वो जब इनको पत्तियों को खा लेते हैं तो अब एपिकल ख़त्म हो गया। अब उनकी कहीं ना कहीं तो उनकी बढ़त होगी लंबाई में दोबारा, तो वहाँ आते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये भी लंबाई में बढ़ाते हैं। अब क्या बच गया, कैम्बियम। कैम्बियम आपका ये बढ़ाएगा मोटाई को, और इसी की वजह से होती है सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीय वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 272 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक कोशीय जीवों द्वारा नहीं किया जाता है। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका कह रहा है पाचन। ऑप्शन बी कह रहा है श्वसन। ऑप्शन सी कह रहा है प्रजनन या रिप्रोडक्शन। ऑप्शन डी कह रहा है न्यूरल कोऑर्डिनेशन या तंत्रिका समन्वय। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए प्रश्न बड़ा सरल सा है। हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग कोशिका के बारे में देख रहे थे, देखिए अगर कोशिका का विभाजन नहीं होगा, ठीक है, तो कोशिका मर जाएगी, तो प्रजनन तो होगा ही होगा उनमें। ठीक है, तभी तो कोशिका होगी। एक कोशिकीय है तो वैसे भी एक कोशिका वही सारे काम करेगी, तो प्रजनन की प्रक्रिया तो होगी। और जीवित है तो उसमें श्वसन की प्रक्रिया भी होगी, सांस नहीं लेगी तो कोशिका चलेगी कैसे। ठीक है, अब बात कर रहा है ए पाचन की, तो भाई जब भोजन
तो कोई भी जीवित हो, एक कोशीय हो या कोशिकीय हो, तो वो भोजन तो खाए करेगा ही, और भोजन करेगा तो उसका पाचन भी होगा, तो पाचन की प्रक्रिया भी होगी। एक है तंत्रिका समन्वय। तो ये जो होता है ये कोशिकीय जीवों में नहीं होता। तो मस्तिष्क है वो तो आपके जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे जब आप शुरू करें तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं सब में आपको ये तंत्रिका समन्वय मिलेगा, ये कोशिकीय जीवों में नहीं मिलेगा, और वही पूछा हुआ है, नहीं होता तो यही उसका सही उत्तर हो जाएगा, घा। हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 273 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक में अधिकतम पुनर्योजी शक्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज द मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर? ऑप्शन ए कह रहा है उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। ऑप्शन बी कह रहा है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन सी कह रहा है आपका मांसपेशी ऊतक। ऑप्शन डी कह रहा है न्यूरल टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए ये सीधा सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप अपने शरीर का उदाहरण लेके समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। आपके जो उपकला हो या एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है? आपके त्वचा पर। और अगर त्वचा में कहीं छोटी मोटी खरोंच लग जाती है, चोट लग जाती है, तो त्वचा जो 1 या 1.5 दिन के अंदर पहले तो खुरन बन जाती है उसके ऊपर, ठीक है, और फिर धीमे धीमे वो निशान गायब हो जाता है। तो यही पुनर्योजी शक्ति है, और सबसे ज़्यादा इसी में पाई जाती है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे कम अगर कहीं पाई जाती है तो वो न्यूरल टिश्यू है, तंत्रिका ऊतक में। मस्तिष्क का कोई भी जो न्यूरॉन है वो जीवन में अगर मर जाता है, भाई बच्चे में जितने न्यूरॉन होते हैं, और एक जो वृद्ध आदमी है, वृद्ध व्यक्ति है या एडल्ट है, वृद्ध कहना तो ठीक नहीं होगा, एक जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है उसमें, और एक जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें न्यूरॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। ये ना बढ़ते हैं घटते हैं केवल। तो जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है धीमे धीमे न्यूरॉन जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, कम हो जाते हैं। तो लोगों की याददाश्त जैसे जैसे वृद्ध हो जाती है, याददाश्त में कमी आने लगती है। उसका कारण है न्यूरॉन का फंक्शन ना करना। तो जो आपका न्यूरल टिश्यू है, तंत्रिका ऊतक है, यह अकेला ऐसा है जिसमें जिसकी सबसे कम पुनर्योजी शक्ति है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी? उपकला ऊतक में, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 274 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक्सोक्राइन ग्रंथियों का स्राव नहीं है? बताइए। एक्सोक्राइन वो ग्रंथियां हैं जो ग्रंथियों के माध्यम से या डक्ट के माध्यम से जो है सेक्रेट होती हैं, स्राव होता है जिनका, ठीक है। अब उनको देख लेते हैं। मुंह में जो लार बनती है वो सलाइवा ग्लैंड्स होती हैं, उसके लिए नहीं पूछा तो ये तो होता है। दूसरा बी कह रहा है बलगम, ये भी होता है। आपके पसीने में भी पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं। एक ये हार्मोन जो है ना, ये ग्रंथियों के बिना होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्रंथियाँ हार्मोन निकालती हैं, ठीक है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी, जैसे आपके टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये सब कैसी एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ हैं, वो क्या निकालेंगी? हार्मोन निकालेंगी, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका गा या सी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। 68 बीपीएससी और 68 के लिए मेंस ऑप्शनल कोर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलोसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 275 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में और व्यापक रूप से वितरित ऊतक है? मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखो दोनों बातों पे ध्यान रखिए, सबसे प्रचुर मात्रा भी हो और व्यापक रूप से वितरित भी हो, तो ऐसा कौन होगा? क्या ये उपकला ऊतक है? ऑप्शन बी क्या ये संयोजी ऊतक है? ऑप्शन सी क्या ये मांसपेशियों के ऊतक हैं? या ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक है? या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए अब एक एक करके देखते हैं।
तंत्रिका ऊतक तो होगा नहीं, केवल मस्तिष्क में पाया जाता है और मस्तिष्क आपका एक ही जगह पूरे शरीर में तो फैला नहीं है। आपका जो संयोजी ऊतक है उसके अंदर एक चीज़ आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड या रुधिर, पूरे शरीर में विस्तृत तरीके से फैला रहता है और सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में भी होता है। और आप हमें इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न का उत्तर देंगे कि जो मानव होता है, मानव शरीर में जो खून का रंग है वो लाल क्यों होता है? इसके पीछे जो उसमें धातु मिश्रित रहती है वो धातु बताइए कौन सी है, उसको कमेंट करिए जल्दी, है ना। हम लोग आगे चलेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 276 आपसे पूछ रहा है कि मांसपेशियों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? सीधा सीधा इसका उत्तर है ऑप्शन का 3। देख लेते हैं कौन कौन सी। देखिए, मानव शरीर में ना 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिसमें से पहली होती है स्केलेटल। ये पाई जाती है कहाँ? ये पाई जाएगी स्केलेटन में, या फिर स्केलेटल मसल कहाँ पाई जाएंगी बताइए? स्केलेटन में पाई जाएंगी। ऑप्शन एक दूसरा हो गया इसके अलावा कार्डिक मसल। ये कहाँ पाई जाएंगी? ये हृदय में पाई जाएंगी, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है स्मूथ मसल फाइबर्स, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की मसल पाई जाती है। ऑप्शन हो गया इसका सी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 277 आपके सामने। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आलू, टमाटर और बैगन किस ऑर्डर में फिट होते हैं? अब ये ऑर्डर जो है वो क्रम वाला ऑर्डर नहीं है। बायोलॉजी में जो नामांकन होते हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कार्ल लिनस ने किया था, या बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात हो रही है, तो उसमें कई चरण होते हैं। सबसे ऊपर आता है इसमें किंगडम, ठीक है, 7 हैं ये। किंगडम के नीचे आएगा फाइलम। उदाहरण लेते हुए समझते हैं। किंगडम हो गया जैसे मुख्यतः जो जीव जंतु, उनको 2 भाग में बांटा गया। एक हो गए आपके प्लांट्स किंगडम, एक हो गया एनिमल किंगडम। एक तरफ आपके जीव चले गए और एक तरफ आपके चले गए पेड़ पौधे, तो वो किंगडम में विभाजन हो गया। उसके बाद आ गया फाइलम। तो हम लोग एनिमल का एग्जाम्पल लेके समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ लेंगे उसको। फाइलम में विभाजन हुआ तो हम लोगों ने अलग अलग फाइलम पढ़े थे, जैसे आपका पॉरीफेरा हो गया, कॉलीसेंट्रा हो गया, कॉर्डाटा हो गया। ये सब क्या है? ये फाइलम है, ठीक है। उसके बाद फाइलम के नीचे एक वर्ग, भाई कई जो एनिमल किंगडम है उसमें कई सारे फाइलम आ गए। 3 के नाम तो हमने बता दिए, और भी हैं आपको बता देते हैं, जैसे मोलस्काज है, इकाइनोडर्माटा है। ये अलग अलग फाइलम्स हैं, किसके अंडर आते हैं? एनिमल किंगडम के अंडर। अब जो ये फाइलम है, इन फाइलम के अंदर कई सारी क्लासेस मौजूद होती हैं। ये ऑनलाइन क्लास नहीं है, ठीक है। ये क्लासेस हैं जो फाइलम के अंडर होती हैं। क्लास के नीचे आता है ऑर्डर, जो ये पूछ रहा है। एक क्लास में कई सारे ऑर्डर होते हैं, ठीक है। फिर ऑर्डर के नीचे फैमिली आएगी, जीनस आएगा, स्पीसीज आएगी, ठीक है। तो इस तरह से वर्गीकरण होता है अलग अलग। जैसे हम लोग मानव जो है ये स्पीसीज हैं, ठीक है। क्लास की बात करेंगे तो अगर मान लीजिए कि फाइलम हो गया कॉर्डाटा, तो वर्टिब्रेटा एक क्लास हो गई उसकी, ठीक है। और उस वर्टिब्रेटा में और आ गए नीचे क्लासेस अलग अलग। तो इस तरह से वर्गीकरण होता है। इसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो आलू, टमाटर और बैंगन हैं ये किस ऑर्डर में फिट होते हैं। ये देखिए ऑर्डर पूछ रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सोलेनम, ऑप्शन बी कह रहा है सोलेनेई या सोलेनासे फैमिली, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सोलेनामे ऑर्डर। ऑप्शन सी कह रहा है कॉन्वोल्यू
कॉनलेवुला के, या जो भी इसका नाम है, पढ़ने में कंफ्यूज हो रहे हैं। ऑप्शन डी कह रहा है पॉलीमोनिनोल्स। ठीक है, तो अब ये जानना चाह रहा है इसका ऑर्डर कौन सा है। तो जो सोलनेकी है ना, ये फैमिली है किसकी, आलू की जो फैमिली है उसको सोलनेसे फैमिली बोलते हैं। आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ये फैक्ट है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। पॉलीमोनियोल्स जो है वो आलू, टमाटर और बैंगन जो है इनका ऑर्डर है। हम लोग आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन शेफर्ड, चिहुआहुआ, पग, बेसेंजी फिट्स इनटू, अब ये क्या है, ये कुत्तों की प्रजातियां हैं। और कुत्तों की प्रजाति को क्या बोलते हैं, स्पीसीज। यही इसका सही, पहला वाला ही सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सब कुत्तों की प्रजातियां हैं अलग अलग। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 279 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है हर्बेरियम क्या है, दिए हुए ऑप्शनों में से। ये सभी जानवरों के नमूनों का स्टोर हाउस है। बताइए। ऑप्शन बी कह रहा है वह स्थान जहां आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए ताजे पौधे रखे जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है पृष्ठ जिसमें कागजात के खिलाफ दबाए गए विविध सूखे पौधों के नमूनों को वर्गीकरण अध्ययन के लिए संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन डी कह रहे हैं एक धार्मिक स्थान जहां लोग पवित्र पेड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इसका सही उत्तर बता देते हैं सीधा सीधा, ऑप्शन सी। हर्बेरियम में क्या है, आप लोगों ने अपनी मेरे ख्याल से 9वीं या 10वीं क्लास में ये हर्बेरियम की फाइल बनाई होगी कि जो कॉपियाँ होती हैं उसके बीच में हम फूल और पत्ती को दबा के रख देते हैं और जब वो सूख जाते हैं तो उसको फाइल में चिपका लिया जाता है, उसे ही हर्बेरियम कहा जाता है। ठीक है, बस यही इसका बात जानने वाली है और ऑप्शन सी है इसका उत्तर। हम लोग आगे बढ़ेंगे। 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस ऑप्शनल कोर्स 2 अक्टूबर से शुरू हो गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईएफ, फिलॉसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए आप लोग ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 280 आपसे पूछ रहा है कि गेहूं का द्विपद नामकरण क्या है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर ऑफ व्हीट इज। तो बताइए। इसमें चारों ही ऑप्शन जो है याद करने वाले हैं। गेहूं का हम देख लेते हैं, बाकी 3 इसके हैं कि नहीं वो देखा जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है ट्विट्रियम अस्वेस्टियम। ऑप्शन बी कह रहा है म्यूसा डोमेस्टिका। ऑप्शन सी कह रहा है ऑर्जा सेटिवा। ऑप्शन डी कह रहा है हॉर्डम वल्गेरी। ऑप्शन ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो गेहूं का द्विपद नामांकरण क्या है, टेट्रिया एस्वेस्टियम। ठीक है, तो मूसा डोमेस्टिका किसका हुआ, बताइए। जो मूसा डोमेस्टिका है ये घर में जो आम मक्खी पाई जाती है उसका द्विपद नामकरण है। ठीक है, तो डोमेस्टिका से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये याद कर लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है ऑर्जा सटीवा। तो ऑर्जा सटीवा है आपका चावल का, राइस का। ऑप्शन डी कह रहा है हॉर्डियम वल्गेरी। हॉर्डियम वल्गेरी है जौ का या बार्ले का। ठीक है, देख लीजिए। ऑप्शन ए ट्रिटिका एस्वेस्टियम किसका है, गेहूं का। मूसा डोमेस्टिका है मक्खी का, जो हाउस फ्लाई है हमारे घर में दिखती है आमतौर पर, बड़ा परेशान करती है गर्मियों में, वही है ये मूसा डोमेस्टिका। हम लोग आगे बढ़ेंगे। एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज ग्राउंडेड ऑन द, अरस्तु के पौधों का वर्गीकरण किस पर आधारित है। तो जैसा हम जानते हैं कि बायोलॉजी के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं, एरिस्टोटल को। और उन्होंने वर्गीकरण किया था अपना, पौधों के लिए भी किया था और जीवों के लिए भी किया था। पौधों के बारे में पूछ रहा है कि ये जो वर्गीकरण किया था वो किस आधार पर था, क्या वो साइज के आधार पर या उनके आकार के ऊपर था, क्या वो फूल या गैर फूल के आधार पर था। ऑप्शन सी कह रहा है कॉटुलिडन की संख्या के ऊपर था। ऑप्शन डी कह रहा है
टाइप ऑफ फ्रूट या उनके पास किस प्रकार की जड़ है उस पर किया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अरस्तु ने ना जो पौधों का वर्गीकरण था वो किया था आकार के ऊपर, और 3 तरह के वर्गीकरण किए में बांटा था जो पौधे हैं उनको। पहला था हर्ब, जिसमें छोटे पेड़ पौधे आते हैं। ऑप्शन बी, दूसरा था इसमें साइज शर्ब। पहला था हर्ब्स, जिसमें छोटे पेड़ पौधे आते हैं, जिसमें गेहूं चावल को रखा था। ऑप्शन बी आता है शब्स, जिसमें रखा था जैसे फूल हो गए आपके, जैसे गुलाब का, चमेली का वो। और तीसरा रखा था पेड़ों को, जिसमें बड़े पेड़ आते हैं, जैसे आपका बरगद आ गया। ठीक है, इसी प्रकार ये तो होगी पेड़ों की बात। अब जानवरों की बता देते हैं। जो है जानवरों को खून के आधार पर रखा था कि किस में खून पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता। उसके हिसाब से वर्गीकरण किया था किसका, जीवों का। और पौधों का किया था, जानवरों का हो गया उसके ऊपर खून पाया जाता है कि नहीं। और जो पौधे हैं उनको 3 तरह से। ठीक है, हमने बात कर ली, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 281 आपके सामने प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 282 पर है, हम 81 तो हम लोगों ने देख लिया था। प्रश्न नंबर 282 कह रहा है कि कवक में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या ये चिटिन की है? ऑप्शन बी, क्या ये सेल्यूलोज की है? ऑप्शन सी कह रहा है क्या ये अमीनो एसिड्स की बनी है? ऑप्शन डी कह रहा है क्या ये कार्बोहाइड्रेट की बनी है? ऑप्शन ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कहने का तात्पर्य है कि इनमें से कोई नहीं है। तो अब बताइए, जो आपकी कवक होते हैं या फफूंद होती है, उसकी जो बाहर की कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है चिटिन से। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा चिटिन। सेल्यूलोज से किसकी बनी होती है? जितनी पादप कोशिकाएं हैं उनकी जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। ठीक है, अमीनो एसिड से क्या बनता है? अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, और कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है इससे। ठीक है, ये प्रश्न हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 283 आपके सामने प्रश्न कह रहा है कि इन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एनर्जी टू फॉर्मुलेट फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम। रसायन संश्लेषक स्वपोषी भोजन तैयार करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है उनमें? ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में। ऑप्शन ए क्या है? प्रकाश ऊर्जा है। देखिए, रसायन संश्लेषक है तो प्रकाश ऊर्जा तो नहीं होगी, ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है रासायनिक ऊर्जक। ऑप्शन सी कह रहा है जैव ऊर्जा। ऑप्शन डी कह रहा है तापीय ऊर्जा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, तापीय ऊर्जा हो नहीं सकता, रसायन की बात हो रही है। जैव ऊर्जा होगा नहीं। रासायनिक ऊर्जा और रसायन संश्लेषक दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी ये हो जाएगा। और इस प्रकार का कौन दिखाता है? बैक्टीरिया दिखाते हैं इस प्रकार का। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया इसका। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 284 आपके सामने प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिफरेंट सेल्ड इन जाइलम। जाइलम में विभिन्न कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जो ट्रैकिया हैं, ट्रैकिया आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ट्रैकिया जो हैं वो मृत कोशिकाओं से बनी ट्यूबुलर संरचनाएं हैं। ये बात सही है, ये बात हमें पता है कि जो ट्रैकिया होते हैं वो मृत कोशिकाओं से बनते हैं। ठीक है, जीवित बनते हैं मेरिस्टेमेटिक में, मृत होते हैं आपके जाइलम में और फ्लोएम में। तो ये बात सही है, ट्रैकिया क्या जाइलम का प्रकार है। ऑप्शन बी कह रहा है जाइलम वाहिकाओं में प्रोटल हैव लिग्निफाइड वॉल्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म। जाइलम वाहिकाओं में प्रोटोप्लाज्म के बिना लिग्निफाइड दीवारें होती हैं। तो ये बात फैक्ट है और सही है। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है कि जाइलम पैरेन्काइमेटिक टिश्यूज आर मेड ऑफ थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स एंड कंडक्ट वाटर साइडवेज। जाइलम पैरेन्काइमेटिक जो ऊतक हैं वो पतली दीवारों वाली जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं और बगल में पानी का संचालन करते हैं। बताइए, क्या ये बात सही है? ये बात भी सही है।
ठीक है। भाई जाइलम पानी का संचालन ही तो करता है, ये बात सही है कि नहीं? ऑप्शन डी कह रहा है जाइलम फाइबर छिद्रित होते हैं और शाखाओं में पानी के प्रवाह में मदद करते हैं। जाइलम फाइबर आर परफोरेटेड एंड हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर टू ब्रांचेस। तो देखिए इसमें एक छोटी सी त्रुटि है केवल, वो है ये फाइबर। जाइलम फाइबर नहीं, ये काम होता है वेसल्स का। जाइलम का एक प्रकार वेसल भी होता है, उसका ये काम होता है, ना कि जाइलम फाइबर का। यही ये क्वेश्चन आपसे गड़बड़ कर रहा है, फाइबर जो लिखा हुआ है इसी जगह वेसल होगा तब ये ठीक हो जाता, यही गलत हो जाएगा। गलत ही आपसे पूछा तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। जो जाइलम फाइबर है उनका मेन कार्य क्या होता है, जो ट्रैकिया और वेसल जो होते हैं उनके बीच में पाए जाते हैं, और वो जाइलम फाइबर करते हैं सपोर्ट का काम, उनको मजबूती देते हैं। किसको? ट्रैकिया को और वेसल को। और ये जो काम दिया हुआ है जाइलम फाइबर के लिए, यह होता है दरअसल वेसल्स का। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 285 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियम। निम्नलिखित में से कौन सा सरल उपकला का संरचनात्मक वर्गीकरण नहीं है? तो ये पूछ रहा है कुल मिला के किसके लिए, एनिमल्स के लिए या फिर जीव के लिए, जो जानवर हैं उनके लिए। हम लोग भी जानवरों की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, तो हमारे ऊपर भी लागू होगा। ऑप्शन है स्तंभाकार या कॉलमनर, ऑप्शन बी क्यूबॉइडल या घनाभ, ऑप्शन सी क्यूबिकल, ऑप्शन डी स्क्वेमस, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो एपिथेलियल जो आपकी कोशिका या ऊतक हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है कॉलमनर, ठीक है, या स्तंभाकार। ऑप्शन एक होता है क्यूबॉइडल, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी होता है स्क्वेमस। ये 3 प्रकार की होती है, क्यूबिकल कोई प्रकार नहीं होता। और पूछा क्या है? नहीं है। कौन सा नहीं है? सी, यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया। 68 बीपीएससी के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। इसमें 41 टेस्ट जो है डिस्कस किए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 285 तक हम लोगों ने आज देख लिया। प्रश्न नंबर 286 हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।